इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, हाउ टू कंपोज योरसेल्फ व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। आपने जितना पढ़ना था, जितना आपने प्रैक्टिस करनी थी ना, वो टाइम अब गुजर गया। ठीक है, अब जो टाइम है वो परफॉर्मेंस का टाइम है। अब हमने बातें करनी है कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमने वो बातें नहीं करनी कि हाउ टू प्रैक्टिस। मैं आपको कतई नहीं बताऊंगी कि लेबर की अप्रोच क्या है, इन्फेक्शन की अप्रोच क्या है, बिकॉज लास्ट 60 डेज से वी आर डूइंग इट ऑलरेडी। नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है, तो अब अपनी स्टडी पे, आपने अपनी अप्रोच पे, अपनी मेहनत पे आप लोगों ने ना ट्रस्ट रखना है, और ट्रस्ट अल्लाह पे भी रखें, क्योंकि उसका आपसे वादा है कि जितनी आपने एफर्ट की है आपको उसका मिलेगा, उस जितना तो मिलेगा, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है, तो ट्रस्ट रखें। स्टार्ट। तो देयर वी वर, हम इसी बात पे थे कि आपकी जो प्रैक्टिस का टाइम था दैट इज ओवर नाउ, एंड नाउ दिस इज द परफॉर्मेंस टाइम, और हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन लास्ट मिनट। लेट्स डिस्कस दिस। मैं पहले छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोगों को बता दूं, उसके बाद आई विल टेक योर क्यूरीज। ठीक है, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट मोड। सबसे पहले तो ओके माय डियर आईएमएम, दिस इज योर चेकलिस्ट। सबसे पहला जो है ना, रिवीजन चेक है। ठीक है, ये रिवीजन चेक मैं आपको अलाउ कर रही हूँ टिल 9 PM। तो वो 8 बजे एग्जाम है ना? मैडम 2:30 है। तो तुम लोगों का तो रिवीजन चेक एक्सटेंड हो गया है ना? चलो फिर तो मजा आएगा, फिर तो नींद का भी इशू नहीं है। 2:30 PM टुमारो। जी मैडम। कोई बैचेस में तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो एक ही बैच आया है। चलो ठीक है। मेरे एफसीपीएस में ये होता है कि केएससी में डिफरेंट टाइमिंग में पेपर होता है, और पार्ट 2 की भी 2 जो है टाइमिंग होती है। अभी तक आईएमएम में ऐसा नहीं हुआ है कि टाइम पे पेपर होता है और एक ही होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो रिवीजन चेक्स है ना, आपने जो चीजें भी अपने लास्ट मिनट्स के लिए रखी थी, जैसा कि मैं शुरू से बता रही थी, स्टेजिंग थी आपकी, लेबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, और फिर उसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे प्रोलॉन्ग लेबर में क्या करना है, सस्पेक्टेड में क्या करना है, थर्ड स्टेज में क्या करना है, इन्वर्जन में क्या करना है, ओब्स इमरजेंसीज के चेक्स, पीपीएच में क्या करना है, सीपीआर कैसे स्टार्ट करना है, मेकोनियम को कैसे करना है, ये चीजें ना बड़े फ्रिक्वेंटली भूलती हैं। तो आपने क्या करना है, ये रिवीजन चेक्स जरूर बिफोर गोइंग टू एग्जाम। अभी तो बहुत टाइम है, मतलब अगर हम आवर्स में देखें तो यू हैव, अगर मैं नींद भी आपकी निकाल दूं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास है अभी 10-12 घंटे, है ना? तो आप लोगों ने ये 10-12 घंटों में डेफिनेटली ये चीजें मिस नहीं करनी। ओब्स इमरजेंसीज, इन्फेक्शंस, मेडिकल डिसऑर्डर, कौन कौन से कट ऑफ पे डायग्नोज हो रहा है, और मेडिकल डिसऑर्डर की लेबर मैनेजमेंट क्या है, डायबिटीज की क्या है, कि अस्थमा की क्या है। यू ऑल नो दिस, वी आर डूइंग सिंस लास्ट 60 डेज। और आई आई कैन से कि इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 2:30 पे कल पेपर है, अभी भी टाइम है। अगर आप लोग कर सकते हो ना, अगर जो मेरे कोर्स से हैं, मैं स्पेसिफिकली उनको एडवाइस कर रही हूँ, जो लाइव सेशन आप लोगों के साथ हुए थे ना लेबर के और इन्फेक्शन के, उनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ठीक है, फास्ट कर लें, 2x पे चला के सुन लें, तो 1 घंटे का सेशन 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा बाय डूइंग दिस। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप स्किप करते जाएं, जिसमें मसला होता है, जैसे ओब्स इमरजेंसीज में या सीपीआर में मसला हो रहा है, या वो जो आपके हैशटैग डिस्कस या रेटर वाले क्वेश्चंस हैं, एक दफ़ा वो आप ज़रूर देख लें। तो इन लास्ट आवर्स मेरी जो आपसे एडवाइस है वो ये है कि लेबर और इन्फेक्शन के लाइव सेशन फास्ट करके स्पीड पे सुन लें, और जो आपके समरी कार्ड्स हैं उनको एक दफ़ा जल्दी जल्दी फ्लिप कर लें, और या जो हैशटैग डिस्क में होने वाला है। ठीक है, इंशाल्लाह यू कैन डू दिस। और जो कोर्स से नहीं है उनके लिए मेरी एडवाइस है, जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है ना, अपने वन लाइनर जो आपने बनाए, हाँ जो अपने वन लाइनर अपने बनाए हैं, वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ठीक है,
आप कुछ बाकी बहुत सारे लोगों ने ईबीएम से पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने डीयूएस से पढ़ा होगा, तो समरी टेबल्स जरूर देख लें। और ये जो स्कोर्स हैं, जैसे फिगो स्कोरिंग है मोलर की, बिशप स्कोरिंग है, मॉडिफाइड वन करनी है वही आती है, जिसमें सर्वाइकल लेंथ होती है, इफेसमेंट नहीं होती, ठीक है, वो कर लें। इफेसमेंट वाले क्वेश्चंस रिकॉल में हैं जरूर, लेकिन वो पुराने हैं, क्योंकि रिकॉल से 2014 से हम कर रहे हैं ना। तो अभी जो रिसेंट है उसके मुताबिक मॉडिफाइड बिशप ही रिकमेंडेड है बाय नाइस एंड इवन एनएचएस में भी, ठीक है। तो ये स्कोर्स कर लें, बिशप स्कोरिंग, बायोफिजिकल्स, ठीक है, जीटीडी के स्कोर्स, एपगार्ड स्कोरिंग, ठीक। तो ये आपके रिवीजन चेक्स हैं। अब आप मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैडम रिवीजन चेक से क्या मुराद है? रिवीजन चेक से यही मुराद है जो जो आपको एंड तक भूलते हैं। जैसे इन्फेक्शन हमने की है ना, कि इन्फेक्शन में स्टेप वाइज अप्रोच क्या है, रुबेला की या टॉर्च की, व्हेन टू डू टर्मिनेशन, जो इन्फेक्टिविटी है, ट्रांसमिशन है, उसका क्या ग्राफ है इन वेरियस इन्फेक्शंस, यही भूलते हैं, आते भी हैं। ये हैं आपके रिवीजन चेक्स जो आपको लास्ट आवर्स में ज़रूर देखने चाहिए। मैंने हमेशा आपको ये रिकमेंड किया अपने नोट्स बनाने चाहिए, वन लाइनर बनाने चाहिए आज के दिन के लिए, लेकिन नो वरीज, नहीं भी बनाए तो हमने आपको समरी कार्ड्स में ये बना के प्रोवाइड कर दिए, आप वहां से देख लें, ठीक है। तो जो कोर्स कैंडिडेट हैं वो अपने फ्लैश कार्ड्स देख लें, और जो कोर्स कैंडिडेट नहीं भी हैं, तो दिस इज माई पब्लिक एडवाइस फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो आपने वन लाइनर बनाए थे when you were preparing for this exam, वो go through करिए, but do not miss in this revision checks your labor management and infection management. This is the must thing. IMM का जो 70% पूल है वो लेबर, ठीक है, और वो इन्फेक्शन से आता है, आप जितने मर्जी पेपर्स निकाल के देख लें। अच्छा, दूसरी जो आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस है ना, वही है गुड स्लीप। ऑब्वियसली एग्जाम आपका अभी 2:30 पे अच्छी बात है, मुझे भी पता चली है, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग सुबह सुबह होगा, लेकिन फिर भी जो अच्छी नींद है ना, वो डिपेंड नहीं करती कि एग्जाम से पहले कितना सोए हो। ये आपके न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो मैटर करते हैं कि पिछले 1 वीक से क्या एक्टिविटी चल रही है, किस तरह आपकी नींद चल रही है। तो अगर आपकी नींद पे कोई भी कंप्रोमाइज आपने किया है ना इन रिसेंट डेज, तो अब मत करें, ठीक है। अच्छी खासी नींद लें, 8 to 10 आवर्स की अच्छी खासी नींद लें, क्योंकि अब परफॉर्मेंस का टाइम है, और परफॉर्म किसने करना है एग्जाम में? आपके ब्रेन ने करना है ना। और ब्रेन को क्या चाहिए? अच्छी नींद, साउंड स्लीप। आप इसको ये नहीं देंगे, या आपको वो नहीं देगा जो आपको एग्जाम में चाहिए। और वो आपको क्या चाहिए एग्जाम में? कि आपको स्टेम अंडरस्टैंड हो, आपको बज़वर्ड्स मिले, आप एक आइडियल की तक पहुंच सके, नहीं भी पहुंचते एक्सफ्लुएंट की तक पहुंच सके। ये तो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग एक मेथड है, और ये तभी आपका ब्रेन आपके लिए करेगा जब आप इसको सोने देंगे, ठीक है। वरना हर चीज बिलीव मी विल बी फोके, जितनी मर्जी आपने एफर्ट किया इन लास्ट 60 डेज विद अस, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपका जो ब्रेन है वो विल नॉट बी योर फ्रेंड टुमारो। इसको आज आपने 10 घंटे नींद पूरी करके देनी है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट यू शुड डू बिफोर एग्जाम, ये चेकलिस्ट में है, मैं फिर आपको गाइड करती हूँ। ओके, तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी आई है मैम, ठीक है। नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम या एनीवेयर। अपनी जिंदगी में भी किसी भी किस्म के आपके एग्जाम्स आएंगे, एमआरसीयूजी के आएंगे, ऑब्वियसली मैनी ऑफ यू विल अपीयर इन एमआरसीयूजी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है, या इन सीपीएसपी, एनी एग्जाम, दिस 5 स्टेप्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो पीपीएच में वो पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन काज, आपको पता है ये एटोनी है, आपने फिर भी 2 दफा पढ़ना है, रीड द स्टेप 1, फिर दूसरा स्टेप भी यही है, अगेन रीड इट। बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप जल्दी में पढ़ जाते हो, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ बेटा जरूर होता है, जिससे जो आपकी पहले वाली की है दूसरी दफा पढ़ने से चेंज हो जाती है। जल्दी में तुम लोग करते हो ओवरलुक। देखिए, पास होना फेल होना तो मतलब बरहक है, एग्जाम में 2 ही ऑप्शन है ना, पास भी होंगे फेल भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड स्टेज है ना, रिग्रेट होने की, रिग्रेट फील करते हो, पछतावा, दैट इज किलिंग। आपने बहुत एफर्ट किया, पास हो गया, यू आर हैप्पी। आपने बहुत एफर्ट की, सम हाउ यू कैन नॉट स्कोर 75%, 74 ले लिया, इवन देन दिस इज अ गुड फेज। लेकिन ये जो थर्ड फेज है ना, जिसमें रिग्रेट फील होता है, आता भी था, छोड़ दिया, सोए नहीं, खाया नहीं, जल्दी नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, ठीक है, और 2 दफा नहीं पढ़ा, बस वर्ड मिस कर दिए, ये वाली फेज दैट इज किलिंग।
मैं नहीं चाहती मेरे कैंडिडेट्स को ये फील करना पड़े, ठीक है? तो हमेशा आपने अपना जो भी आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएगी, आपने अस्सलाम वालेकुम मैं सरिश कैसी हो? बड़ी जल्दी से मैं जॉइन कर लिया। सरिश मैं थोड़ा सा इनको गाइड कर दूँ, फिर मैं अनम्यूट करके आपकी भी एडवाइसेस लेती हूँ। डेफिनेटली आप ज़्यादा क्लोज रहती हैं आईएमएम के साथ, तो यू कैन से मोर बेटर वर्ड्स एंड फ्रॉम योर हार्ट वो आएंगे इंशाल्लाह। तो आईएमएम स्टेप 1 क्या है? स्टेटमेंट पढ़नी है, और स्टेप 2 क्या है? स्टेटमेंट पढ़नी है। प्लीज फॉर मी एक फेवर करो, 2 दफा पढ़ो, चाहे जितना मर्जी इजी है। और स्टेप 3 पे वो जो बज़वर्ड है ना वो पॉप आउट होंगे, वरना वो नज़र ही नहीं आएँगे। वो जो बज़वर्ड है ना वो आपको नज़र नहीं आने वाले, ठीक है? बिलीव मी, अभी मुझे सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना, मुझे 2 मेरे बच्चों ने बताया कि मैडम ये क्वेश्चन्स तो नए थे और ये तो हमें नहीं आते। अभी जो भी एफसीपीएस का पेपर आज दो जो दे के आए, उसमें एक है हाँ, मैंने कहा चलो बताओ मुझे क्या क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला मैडम वो एविडेंस लेवल पे था कि एक ट्रायल है और वो पॉपुलेशन पे उन्होंने किया है और वो बड़ा हाई क्वालिटी ट्रायल है, और ऑप्शन में मैडम ए है, बी है, 1+ है, 2+ है, 1- है। ये तो इतना मुश्किल है। हालांकि आई कैन इजीली रिमेम्बर कि जो ए और बी है वो तो वैसे ही आउट होगी, वो कौन सा लेवल ऑफ एविडेंस था, वो तो ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन थे, आउट हो गए ना। तो व्हाट लेफ्ट बिहाइंड? ए 1+, ए मतलब 1+ हो गया, 1 फिर 2+ के साथ या 1- के साथ। और वी ऑल नोस कि 1+, 1++ हाई क्वालिटी ट्रायल्स होते हैं मेटा एनालिसिस। आराम से पिक हो गई। आपने बस क्या करना था, 2 दफा स्टैम्प पढ़नी थी, ठीक है? सारी जिंदगी ग्रीन टैब गाइडलाइन पढ़ते आए हो, हर एक के एंड पे लिखा होता है लेवल ऑफ एविडेंस, ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन। और आईएमएम में तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तो बायोस्टैट पे भी बड़ी एफर्ट किया आपके, ठीक है? और ये तो फिर एफसीपीएस में था जिसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, खैर दैट वाज आईएमएम लेवल क्वेश्चन, लेकिन वो भी डिफिकल्ट उन लोगों को लगा जिन्होंने एक ही दफा स्टैम्प पढ़ी। दूसरी दफा पढ़ते ना तो अल्लाह आपके वो दिमाग के पर्दे खोल देता है, चीजें समझ आने लग जाती हैं, थोड़ा सा पास दें, ठीक है? घबराना नहीं है। चलो, तो यार बज़वर्ड वो आपको स्टेटमेंट में नजर नहीं आएंगे जब तक 2 दफा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? चलो, अब आपने एक स्टेटमेंट 2 दफा पढ़ ली, बज़वर्ड भी पॉप आउट हो गया, नजर आ गया, ठीक है? अब तो बड़ी जिंदगी आसान होगी, ठीक है? यू कैन अब डू नॉट लुक एट द ऑप्शंस ए बी सी डी ई, देखनी ही नहीं है। जस्ट री इमेजिन कि व्हाट शुड बी द आइडियल की। अभी आप लोग आईएमएम के रिकॉल्स में डिस्कस कर रहे थे यूट्राइन इन्वर्जन, 2 क्वेश्चंस मैंने सुबह ही देखे, एक में बताया था कि मोस्ट कॉमन टास्क है, एंड यू विल पीपल कंटिन्यू सेइंग मैडम ये तो एटोनी है, ये तो फंडल प्लेसेंटा है। तो मैंने टैग किया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पुअर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जब भी मोस्ट कॉमन का आ जाएगी यूट्राइन इन्वर्जन की, तो आइडियल की क्या होगी? पुअर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ना। दिस इज योर आइडियल की। अगर ये आपकी किसी भी ऑप्शन में है, 5 ऑप्शन में, तो आपने वही पिक करनी है, लेकिन नहीं है, चलो नहीं दी, वो बहुत सारे आपने रिकॉल देखे नहीं है, तो what should the next? It only third one bundle placenta, fourth one shortcut और and manual removal of placenta and so on. लिस्ट है ना। तो हमने जब भी आपके साथ लेबर के मेरे 6-7 फॉर कोर्स कैंडिडेट्स में कह रही हूँ, 6-7 सेशंस हुए हैं, लाइव सेशंस। ब्रीच पे ही 200 क्वेश्चंस मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो से, इंडक्शन पे, प्रीवियस कार पे, पीपीएच पे, एपीएच पे और ऑब्स इमरजेंसीज पे हमने किए हैं। वी हैव डन दिस, ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन, यू कैन डू दिस, ठीक है? तो आपने आइडियल की बनानी है 4 स्टेप पे, और नहीं मिलती तो स्टेप 5 इज देयर, यू कैन इजीली एक्सक्लूड। अच्छा, मैं ये समझ लेती हूँ कि क्वेश्चन बड़ा बेढंगा था, बहुत बुरा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से सारी मैं समझ सकती हूँ कि दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन स्टिल यू यू कैन चूज द लेस इनअप्रोप्रिएट। आप मोर अप्रोप्रिएट स्किप कर दें, यू कैन एक्सक्लूड इट, ठीक है? अच्छा, मैं कहती हूँ कि पांचों की पांचों ठीक है सारी, मतलब इन्वर्जन में मैं कहूँ ना, ये 5 की 5 चॉइसेस हैं, थर्ड स्टेज भी, मैनेजमेंट भी है और मैनुअल रिमूवल भी है, टोनी भी है, वट। तो आपको पता है ना सिंगल बेस्ट कौन सी है? यू आर सपोज टू पिक द सिंगल बेस्ट वन। सारी तो बेस्ट चूज नहीं करनी ना, ठीक है? तो दिस इज द वे यू शुड अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन योर एग्जाम। रीड द स्टैम्प, अगेन रीड इट, चूज द बज़वर्ड्स। और अगर कोई बज़वर्ड नहीं है, वो हमने फिगर आउट किया ना, बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है स्टेप वाइज अप्रोच। अदरवाइज वो आपको मजबूर करेंगे कि हमें तो बेस्ट ही चाहिए, हमें तो गोल्ड स्टैंडर्ड ही चाहिए, हमें तो मैक्सिमम सक्सेस रेट वाली चाहिए।
अगर वो आपको नहीं देते ऐसा बज़वर्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो स्टेप वाइज़ ही होगी ना, ठीक है? तो वही बज़वर्ड है फिर। यू कैन क्रिएट योर बज़वर्ड। एंड स्टेप 4 पे आइडियल की इमेजिन करें, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो ना पाँचों ऑप्शंस एकदम से, फिर एग्ज़ाम जो आपका माइंड है ना, वो उसको जो है ना एनालिसिस नहीं करता उसकी, वो उसको पाँचों की पाँचों एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। 1 मिनट की बजाय 3 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन अगर आपने स्टेप 3 तक रहे हो, बज़वर्ड से खुद अपनी की बनाई है, तो आप बड़े प्रिटी श्योर होते हो की पिक करने में, क्योंकि कोई बायस ही नहीं आता। आएगा कोई बायस, क्योंकि आपने बाकी 4 ऑप्शंस तो देखे ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस तरह आपने करना है, ठीक है? डू नॉट मिस दिस। लेकिन एग्ज़ाम अगर तुम आपका कल है, तो अभी अपने कपड़े जूते तैयार करके रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई chaos ना हो, ठीक है? कोई चीज़ अब से ऑनवर्ड नई नहीं पढ़नी। जो आपके पुराने रिवीजन चेक्स हैं जो मैंने बताए हैं, आपने वही करने हैं, ठीक है? डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, ठीक है? बट रिवीजन चेक्स ले लें। सुबह अपनी एनर्जेटिक फूड खाएँ बिफोर लिविंग फॉर एग्जामिनेशन हॉल, चॉकलेट साथ ले जाएँ, ठीक है? रैपर वाले नहीं, जो छीलते-छीलते तुम लोगों को वो शोर मचा दो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेरी एफसीपीएस की एक कैंडिडेट कह रही थी, मैडम वो मैं छील रही थी, तो फिर कैंडिडेट ने कहा, क्या तुम ये डेयरी मिल्क खाए जा रही हो, शोर मचा रहे हो? बड़ा नाइसली उसको खोल के खाना है ना, ठीक है? चलो, यहाँ 30 मिनट्स पहले पहुँच जाओ। वो ज़रूर वो एड्रेनलिन चैलेंज लेना है। वो आखिरी मिनट पे पहुँचोगे। कितना बेसलाइन तुम लोगों के हार्मोन, वो स्ट्रेस हार्मोन्स पीक पे होते हैं। परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है इससे। 30 मिनट्स पहले पहुँच जाओगे तो अच्छा नहीं है? कितने कूल हो जाओगे। आपका जो ब्रेन है जिसने ऑब्वियसली आज परफॉर्म करना है, वो भी थोड़ा बेचारा जो है आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। ज़रूर उसको चैलेंज देने हैं एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन के। 30 मिनट पहले पहुँचो, ठीक है? और 8 to 10 आवर्स स्लीप आपने लेनी है बिफोर अटेम्प्टिंग दिस पेपर टुमारो। अपना ब्रेकफास्ट और लंच बिल्कुल मिस नहीं करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आपने नींद जरूर लेनी है, बिकॉज मैंने बोला है ना, प्रैक्टिस टाइम इज ओवर नो। नाउ इट इज अ परफॉर्मेंस टाइम। परफॉर्म तभी बेहतर करोगे जब नींद अच्छी है, क्योंकि आपके माइंड को बस अभी यही चाहिए, ठीक है? बिफोर यू विल स्टार्ट योर एग्जाम, अल्लाह का नाम लें, ठीक है? या आप जो जिस भी आप फेथ से ताल्लुक रखते हैं, द पर्सन द अलमाइटी होम यू ट्रस्ट, आप उसका नाम लें, ठीक है? और जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले कर लें, जिनमें स्कोरिंग करनी है ना, जैसे फिगो वाले आएंगे, जीडीडी वाले, या वो मुझे तो एबगार में भी टाइम लगता था, खैर तो मैं तो छोड़ देती थी या बायोस्टैट लाइक क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊं, पेडिग्री आई हुई थी अभी आज सुबह पेपर में ना, जैसे हीमोफीलिया के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे एमसीक्यूएस में, तो पेडिग्री मिस की है ना तो कर लेना या इनको एंड पे छोड़ देना। अब देखो ना, किसी पेशेंट का अब्बा अगर हीमोफीलिया है, तो डेफिनेटली अब्बा ने एक्स देना है उसको, है ना? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो वो तो होगी कैरियर। अब बनाओ पेडिग्री। अगर उसकी शादी नॉर्मल बंदे से हुई है, तो 25% रिस्क आ गया, तो ये काम में थोड़ा टाइम लगेगा, नो वरीज। लेकिन ये एक नया क्वेश्चन था पूल में, ये पार्ट 1 के लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये आ गए हैं एमसीक्यूएस में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो पेडिग्री एक दफा रिवाइज कर लेना, ठीक है? और वो भी जो ओबीजी रिलेटेड है, हीमोफीलिया रिलेटेड है ना, थैलेसीमिया ही आएगा या सिकल सेल आएगा, और तो कुछ नया नहीं आने वाला, ठीक है? या लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट मॉर्फन टाइप आ जाएंगे, जो मोटे मोटे हैं, जो आप शुरू से कर रहे हो, उनको एक दफा देख लेना। जैसे कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हम शुरू से देखते हैं, 1/4 रिस्क है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहे, छोड़ दो, अटेम्प्ट करें वो क्वेश्चंस जो इजी हैं। जिनमें कैलकुलेशन करनी है, जिसमें थोड़ा सा आपने वर्क करना है, उनको छोड़ दें, वो फिर बाद में कर लें, ठीक है? क्योंकि आपने अगर आपका पार्ट पेपर 1 है, उसमें अगर आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप थोड़े से रिलैक्स भी होगे, भाई इन 20 क्वेश्चंस में जो एंड पे रह गए हैं, आई कैन परफॉर्म वेल। अगर वो नहीं 20 क्वेश्चंस में लगे रहोगे और दिल में ये ख्याल है कि वो 80 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो 20 भी नहीं ठीक होने वाले। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इजी क्वेश्चंस पहले कर लें, थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि चलो ये 70-80 तो हो गए हैं। और जिसने 70-80 पहले अटेम्प्ट में कर लिए, वो तो फिर मुझे है उसकी ठीक है, चलो। देखो, रेयर अजम्पशन नहीं बनानी, जो लिखा हुआ है भाई वही है। देयर इज नो हिडन थिंग्स, कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाया है आपसे। अगर लेट्स सपोज हेपेटाइटिस सी है ना, हेपेटाइटिस बी है, वो दे रहे हैं ना एस एंटीजन, ये एस एंटीजन नहीं है, ये नहीं है ई एंटीजन, और ये नहीं है कोर एंटीजन। प्लीज टेक इट एज जैसा नजर आ रहा है। इफ इट इज एस एंटीजन, इट इज लो इन्फेक्शन रेट है इसका। सिर्फ क्या करना है, एक्टिव देने वाले हो, कुछ अंदर हिडन एजेंडास नहीं है। मैंने आपको इन्फेक्शन में
या जो लास्ट मेडिकल डिसऑर्डर का हमारे सेशन था उसमें ये चीज़ें कवर करवाई थी, दोबारा उनको देख लीजिएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है तो भाई हो गई है, डू नॉट अज्यूम इसने एपिड्यूरल लिया होगा तो मैं इसको 4 घंटे दूँ, 10 घंटे दूँ, भाई नहीं है, अगर देंगे एपिड्यूरल तो लिखेंगे, नहीं लिख रहे हैं तो बस नहीं है, ठीक है? चलो, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं बट आरसीओ एग्जाम में नहीं करने देते, वो खैर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं देते, बट ये सीपीएससी वाले अलाउ कर देते हैं, सिस्टम में होता है कैलकुलेटर, अगर अपनी कैलकुलेशन करनी है तो नीचे जाएंगे सिस्टम में और सर्च में लिख देगा कैलकुलेटर तो आ जाएगा। ब्रेक टाइम को वाइजली यूज़ करना है। ओके सैलिश, ब्रेक टाइम को वाइजली यूज़ करें, ठीक है? उसमें ये मत करें किताबें खोल के बैठ जाएं, वो बैठे होते हैं 2-4 पढ़ाकू बच्चे, उन्होंने अल्लाह जाने जो मर्जी कीज़ की हैं, जो उन्होंने की हैं या जो उनकी अपनी अकल के मुताबिक थी, अगर वो आपकी की नहीं है तो आप तो स्ट्रेस में चले गए, आपके तो नेक्स्ट पेपर की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। और कौन सा इन 30 घंटे की ब्रेक में 30 मिनट की ब्रेक में तुम लोगों ने पहाड़ को तोड़ लेना है। अब तो जो होगा वो देखी जाएगी। अब तो बस यही है बस, ठीक है? टेक इट एज़ अ चैलेंज, आप मेडिटेट कर लें, खुद ज़्यादा ठूँसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत खाना है, वरना नींद आती है नेक्स्ट पेपर में। बट कॉफ़ी ले लें, कैफ़ीन ले लें, जैसे भी कॉफ़ी लवर हो कॉफ़ी ले लो या टी ले लो। वैसे तो सीपीएस में भी अवेलेबल होती है सेंटर्स में, बट नहीं भी है तो मैं अपने साथ सैशे ले जाती थी नेस्कैफ़े का, डाल लेती थी तो अच्छा लगता था, ठीक है? तो ये आपकी चीज़ें हैं। फिर आपने क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना उसमें भाई उन पर रोना पिटना नहीं है, वो सबके लिए ही डिफिकल्ट है, ठीक है? तो जस्ट एक मिनट, जो क्वेश्चंस आपके मीन्स आपको लगता है डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो उन पे टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करें, टेक 2 और 3 डीप ब्रेथ्स एंड टेल योरसेल्फ अभी तक जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे हो तो ये टाइम विल आल्सो ओवर, यू विल आल्सो सॉल्व इट, ठीक है? और बस अपने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा वाइज रहना है, एक क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने बोला स्किप कर दें, बैठे नहीं रहना उस पर, इसको आखिर में देखना जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? हर हर क्वेश्चन में बज़वर्ड्स हैं, और बज़वर्ड नहीं भी है तो स्टेप वाइज अप्रोच है, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना आपके मोबाइल में फैक्ट्री रिस्टोर की ऑप्शन, तो आपके आपकी एग्जाम की स्टेटमेंट में भी होती है भाई ये, ठीक है? ओके, बस अपना मोराल हाई रखें, हार जीत अल्लाह की तरफ से है, यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट विदाउट एनी रेग्रेट, राइट? अपना मोराल नहीं अपने डाउन करना, बेसिक रूल्स हैं वही जो मैंने अभी 5 आपको स्टेप 1 अप्रोच बताई है, 2 दफ़ा आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, बज़वर्ड पिक करने हैं, आइडियल की बनानी है, नहीं मिलती तो एक्सक्लूजन की बना ली, और अगर कुछ भी नहीं वर्क करता ना तो फिर अक्कड़ बक्कड़ कर लें, और अक्कड़ बक्कड़ में गूगल कहती है बी और सी होती है जो मोस्ट लाइकली की है, मतलब उन्होंने बहुत सारे पेपर्स को नो उनको असेसमेंट की और जब उनका उन्होंने वो निकाला सर्वे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बी और सी में फाल कर रहे थे लेकिन ये तुक्का है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, गूगल का सर्वे मुझे खुद नहीं पता, मैं भी ऐसा ही करती हूँ हमेशा, मैं जो भी अब मैं भी आपकी तरह आई में एग्जाम दूंगी ना, मुझे भी 10 क्वेश्चन तो हर पेपर में नहीं आते होंगे, बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो मैं ऐसे ही करूंगी और हमें कौन सा 100% लेके पास होना है, हर एक से होती है गलतियाँ, ठीक है? बट 75% आपकी लिमिट है, इतने कर लिए हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे भी हो जाएंगे। अगर आपकी थियरी अच्छी है, बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा है, ये स्टेप वाइज अप्रोच तुम फॉलो कर रहे हो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 90% ऑफ ईच पेपर, ठीक है? बाकी बस इतनी एफर्ट की आपके अल्लाह का आपसे वादा है, वो कहते हैं ना जिसने जिसके लिए जितनी मेहनत की है उसके लिए उतना ही है, ट्रस्ट ऑन हिम, मेहनत नहीं की तो फिर डू नॉट वरी फिर तो रेगरेट भी नहीं है क्योंकि की नहीं चलो, अच्छा तुक्के पे नहीं जाना, ये तुक्के वाले बच्चे क्या होते हैं, तुक्का मार लिया पास हो गए, तुक्के कब तक चलते हैं, आईएमएम में चल गया चलो, फिर टोक्स में नहीं चलेगा, फिर आगे पार्ट 2 में नहीं चलेगा, चलते नहीं है तुक्के, मेहनत करनी पड़ती है, और मैं ये कहूँ ना बहुत सारे तुक्के में जमा हो गए हैं, तुम लोग कंसल्टेंट भी बन जाओ तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस, आप अपने कैबिन में नहीं बैठ सकते, ठीक है? आपका आप तो फिर आपने तो परफॉर्म करना है, पेशेंट को सही करना है, वो कर नहीं पाओगे, तो ये तो वो एग्जाम है ही नहीं जिसमें तुक्केबाजी है, इसमें आपकी स्टैंडर्ड गुड साउंड थ्योरेटिकल नॉलेज है। अभी जब आपके साथ मेरा क्रैश कोर्स गुजरा है, मैंने तो वो रिकॉल्स और क्रैम्ड की को उठा के डस्टबिन में डाल दिया,
हमने जितने लाइव सेशंस किए, हमने हर रिकॉल को बड़ा फाइनली बैलेंस किया, बज़वर्ड्स ढूंढे, आइडियल अप्रोच ढूंढी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। फिर हमने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी रॉन्ग है। इससे आपका फायदा क्या होगा इंशाल्लाह, आप एग्जाम में ये नहीं सोचोगे कि ये की चूंकि हमने की थी तो ये सही है, बिकॉज यू नो दिस दैट वाज आल्सो अ कंप्रोमाइज्ड की, दैट वाज जस्ट एन एक्सक्लूजन की। इसके कंपैरिजन में आइडियल की आएगी तो बस वही की है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा बात यार, ये वॉशरूम बड़ा पीसफुली टर्न करके जाना सुबह बहुत मसला होता है फिर एग्जाम में, टाइम लग जाता है इतना, ठीक है। और इंशाल्लाह विद फुल कॉन्फिडेंस गो एंड कम लाइक अ champion, and we all will pray for you. Good luck, IMM. So now you people can unmute yourself and discuss your issues. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम हिरा, how are you? मैम फाइन, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैडम, आपसे ना 2-3 एक क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये पूछना था कि जो प्रोलैप्स के केस में हमें कहते थे कि प्रोसिडेंशिया हो गया ना पेशेंट को, मतलब 4th डिग्री है, तो उसको हमने 4th डिग्री मानना है या उसको 3rd डिग्री कंसिडर करना है, मतलब बीचन वगैरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। अच्छा देखो, हम क्लिनिकल बीचम को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, प्रोसिडेंशिया ही है। अच्छा, तो दो फिर हम दो उसको, बीचम में ऑक्सफोर्ड है, बीचम 3rd डिग्री तक है, ऑक्सफोर्ड हाँ जी, 4th डिग्री तक है, ठीक है। जब जी जी, आपको कोई क्लू ही नहीं मिलता तो चूज द मैक्सिमम वन, 4th वन, हाउ यू कैन श्योर कि ये बीचम ही है। ओके ठीक है, हम उसको एक्सपीरियंस ही चूज है करें। ना, या तो वो बताएं ठीक, बीचम है तो 3rd डिग्री है, या नहीं बताते तो फिर जाएं अपर लिमिट तक। लेकिन ये आपके ना ठीक, रिकॉल में ऐसा होता है, एग्जाम में नहीं ऐसा होता। एग्जाम एग्जाम में में देंगे नहीं, पॉप की, मैं बता रही हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन था, आईयूजीआर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, डॉपलर से या हम अल्ट्रासाउंड से? मेनली तो हम आईयूजीआर को स्कैन से ही डायग्नोज कर लेते हैं ना, डॉपलर तो उसकी सर्विलेंस या मॉनिटरिंग के लिए हाँ, रिक्वायर तो होता है ना। आपने तो आंसर खुद ही दे दिया। ठीक है, बस ये कंफर्म। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये पूछना था कि वो जो है कि आईवी आयरन ही आएगा अगर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में? मैंने ग्रुप में भी पूछा था, लेस देन 10.5 और मैंने तो 11 आंसर भी पे। कर दिया उसका, वो सुन लो ना। जी जी आई मैम, हैव आपने गिवन यू कहा माय है कि ओपिनियन। आपने कहा है कि भाई अपनी नहीं मैम, फिर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था एसओजीपी गाइडलाइन के, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ऑरल आयरन इज यूजुअली द फर्स्ट आइडियली द फर्स्ट चॉइस, वरना सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं इस तरह करके। तो उन्होंने तो बता फिर दिया ना, डेवलपिंग कंट्रीज के रोने मसले मसाइल बताया उन्होंने, बस पाकिस्तान फिर का नाम लेके बताया। बस फिर अभी कल अगर आते हैं इस तरह के 3-4 एमसीक्यू, तो फिर उसमें आईवी आयरन चूज करना है। बिल्कुल, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन जिसपे हमारा सिलेबस पिन पॉइंट नहीं है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया है, जैसे मोर्टेलिटी। अब मेरी बात सुनो, मोर्टेलिटी तुम करते तो एटो नहीं हो, फिर क्यों करते हो तुम? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करो, गाइडलाइन में तो ये लिखी हुई है। बिकॉज वी आर सम हम इमरजेंसीज में, या जहाँ पाकिस्तान की अपनी स्टैटिस्टिक्स हैं, हम वहाँ पाकिस्तान की फॉलो कर रहे हैं। सीपीएसपी का एग्जाम है ना, पाकिस्तान का ठीक है एग्जाम मैम, है। इसमें तो आईवी आयरन फाइनल हो गया। इसलिए मैम मैंने पूछा था कि पीआईएच और क्रोनिक हाइपरटेंशन को कब इंड्यूस करते हैं? प्री क्लैम्शिया तो 37+2 पे है, पीआईएच और क्रोनिक हाइपरटेंशन की क्या है इंडक्शन के वीक्स? अच्छा मुझे ये बताओ, थ्योरी कोर्स से नहीं होना, इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी मैम। समझ आ गई मुझे। तो होता ये है कि जो आईयूजीआर है, अगर उसमें डोपलर ठीक है ना, अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर ठीक है, तो जी फिर जी मैम। आपने टाइम मैम ऑफ डिलीवरी के लिए तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कराना है 37 पे। अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी लेस देन 5 परसेंटाइल है तो यू विल डिलीवर हर, अदरवाइज यू विल डिस्कस विद कंसल्टेंट एंड पेशेंट, और फिर जो उसके मुताबिक सुटेबल टाइमिंग है वो आप कर लें। इट कुड बी 38, 39 और इवन 40। नहीं मैम, पीआईएच और क्रोनिक हाइपरटेंशन, जो प्रेगनेंसी अच्छा इंड्यूस्ड PIH, हाइपरटेंशन और क्रोनिक, हाँ हाँ वो आईयूजीआर का है, मुझे इसमें आइडिया, मतलब इसमें ये गाइडलाइन कहती है 37 वीक के बाद आउटवे कर लें, नेगोशिएशन करें कंसल्टेंट से और पेशेंट के साथ। वी कांट से 38 पे करना है, 39 पे करना है, 40 पे करना है, वी कैन नॉट मैम से। अगर स्टैम्प आती है कि 38 वीक्स पे पेशेंट आए और उसका बिशप इतना है, या ये कि और क्रोनिक हाइपरटेंशन मेंशन हुआ है, फिर हम इंडक्शन कर देंगे आपके या हम पास उसे मैं स्वीप इसलिए करेंगे? देखती हूँ, देयर शुड बी अ बज़वर्ड कि क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ आईयूजीआर है, फिर तो डिलीवर करना है ना। दैट द बेस्ट थिंग इज दैट आफ्टर 37 अप्रोप्रिएट वे इज दैट कि डिलीवर करें आईयूजीआर को। लेकिन इमीडिएटली डिलीवर करना है, इसका डिसीजन होगा सर्टेन सिचुएशंस पे कि व्हाट इज एमसीए, ठीक है। मैं अगर आपका मैम अगर अम्बिलिकल आर्टरी सिर्फ डोपलर नॉर्मल नहीं है,
मैम अगर वो तो आपका IUGR है ना, क्रोनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में यूजुअली पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, 25% चले जाते हैं प्रोटीन यूरिया के पाथवे पे। और जो जिनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन होता है उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि IUGR भी डेवलप हो जाता है। अगर वो लिख के देते हैं ना क्रॉनिक हाइपरटेंशन और कुछ भी नहीं है, लाइकर भी सही है, डॉक्टर भी ठीक है, तो फिर आउट में करें। then you can go up till above 37. Do not induce at 37. There is no cut-off gestational age actually for that chronic hypertension and gestational hypertension जो well controlled है। उस पे जो गाइडलाइन बोलती है ना वो 37 के बाद नेगोशिएशन बोलती है। टाइम ऑफ डिलीवरी इन दोनों सिचुएशंस में डिपेंड करता है व्हाट इज MCA। गॉट माय पॉइंट? अगर MCA नहीं मेंशन जी मैम मुझे समझ आ गया। बस अब ये करना है कि अगर इस तरह के आते हैं तो हम फिर उसे स्वीप करेंगे। यही 3-4 ऑप्शंस होती हैं, मतलब 4-5 ऑप्शंस होती हैं कि स्वीप कर दें, इंड्यूस कर दें, बिल्कुल स्वीप करना है उसे। चलिए थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं फिर भी थैंक यू सो मच ना कहूँ, मैं तुम्हारा मसला समझ गई हूँ। तुमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जनरेट कर लिया है कि एक वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है जिसमें सब कुछ ठीक है, उसमें स्वीप करना है। लेकिन देखो स्वीप लो रिस्क में करते हैं। अगेन क्रॉनिक हाइपरटेंशन इज अ हाई रिस्क। ये हो ही नहीं सकता कि दे विल गिव यू 30 आफ्टर 37 वीक्स क्रॉनिक हाइपरटेंशन तुम्हें वो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल करके दें। It has been 5 years. I have compiled Insight, IMM, MCPS, FCPS और अब MSD। मैंने सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा। वो आपकी जिंदगी क्यों मिजरेबल करेंगे? वाई दे वो चाहते हैं हम पास हों, वो तो फिर आप ना इधर के रहो ना उधर के रहो। जहाँ गाइडलाइन ने ही आपको कट ऑफ नहीं दी तो एग्जाम में भी नहीं आने वाली, और अगर आएगी तो देयर विल बी एन इंडिकेशन जिससे आपको हेल्प हो जाएगी व्हाट यू शुड डू। लाइक मैंने बता दिया क्रॉनिक हाइपरटेंशन में 1/4 प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट करती हैं, सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्सिया होता है, और जो होता है वो लिखेंगे, और अगर है तो 37+2 से आगे नहीं जाना। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में IUGR जो होता है तो अगर वो लिखेंगे तो फिर नहीं जाना। गॉट माय पॉइंट? जी मैम और टंग अल्सर्स विटामिन B12 से हैं या फोलिक एसिड से हैं? किससे? टंग अल्सर्स किसकी डेफिशिएंसी से हैं, विटामिन B12 या फोलिक मुझे एसिड? बताओ, ये जो सीलियाज हैं ये किससे बनते हैं? उनको DNA चाहिए ना, टर्नओवर हाई टर्नओवर सेल्स है ना, तो क्या बनेगा? DNA चाहिए। DNA किससे बनेगा? B12 से या फोलिक एसिड से? फोलिक एसिड। बस। और प्रेगनेंसी में B12 क्यों होने लगा? वो तो इनफर्टाइल पेशेंट्स होते हैं, और जो इनफर्टाइल होंगे B12 वाले वो IVF के वर्क के लिए आएंगे। B12 तो फिर हमारी डोमेन ही नहीं है, हेमाटोलॉजिस्ट की डोमेन है जो प्रेग्नेंट नहीं है। जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू मैम पर इसका आंसर डॉक्टर सरिश ने कहा था कि ये विटामिन B12 ही आएगा। B12 भी आ सकते हैं ना, डिपेंड्स ऑन पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट। सेकंड इज ये क्वेश्चन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, ये दोनों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना। जो बिल्कुल हाईएस्ट आपको एनीमियाज हैं वो तो फोलिक एसिड और आयोडीन में आएगा, तो प्रेगनेंसी में तो हम B12 नहीं लेंगे ना। अर्शद चौहान में फोलिक एसिड लिखा हुआ है इसका। ओके मुझे अब समझ आ गया तुम लोग। अच्छा मैंने बेचारे सारिश से मैं अक्सर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, और वो और जो उसका अंदाज होता है बताने का, वो उसने बड़ा क्लियर लिखा होता है कि इफ दीज आर द बज़वर्ड्स देन दिस इज द की। आप ना प्लीज बज़वर्ड को ओमिट ना करें, की चेंज हो जाती है। अच्छा मैम आपने ये कहा है कि 20 आएगा तो की चेंज है। मैम कल तुम आपने लोग कहा क्या था कह रहे थे? वो डेक्सान और वाइक्रल, रैपिड और वाइक्रल। हाउएवर मैं बिल्कुल एग्री करूंगी सारिश से, एपिजियोटमी का आइडियल सूचर वाइक्रल है, इट्स नॉट डेक्सॉन। बट लुक यू हैव टू चॉइसेस, वाइक्रल रैपिड जो 5 दिन में डिसॉल्व हो रहा है, डेक्सॉन जो 21 डेज में डिसॉल्व हो रहा है, और वो आपका बज़वर्ड क्या है? डिहाइसेंस। तो डिहाइसेंस किसकी होगी? जो जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी चली गई, वुंड ओपन हो गया, तो वो तो रैपिड में होगा। Now you are going to pick Dexon, but if you are comparing Dexon with regular Vicryl, then how you can favor regular, Dexon over regular Vicryl? Regular Vicryl की जो tensile strength 42 days है, उसकी 21 है। तो एक जैसी चीजों को कंपेयर करेंगे तो चीजें सही होंगी। तो मैंने आपको आइडियल की बता दी है, एग्जाम में वही ढूंढनी है, नहीं मिलती तो फिर आपने वो प्लान B, C, ऑप्शन B, C उन पे जाना है। ठीक है मैम मैंने पूछना था कि अगर फर्स्ट कराया कहा था 26 वीक्स से ऊपर जो है हम रीच को टर्म की तरह लेंगे। अब हमारे पास अगर एक पेशेंट आई है जो 27 वीक्स की है, लेबर में 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो हम उसको उसका सेक्शन कर देंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट? According to the GT section, in first stage of labor, if gestational age is 26 above. डॉक्टर एक्सक्यूज मी मैम,
जी, जी। अगर जैसे हम कहते हैं इमरजेंसी सर्कलाज का कट ऑफ अगर 27+6 है तो 28 मतलब एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो हमने अपना चेंज बस ऑफ नहीं मैनेजमेंट लगाना, कर देना। बिल्कुल 1 दिन में भी नहीं लगाना। कट ऑफ इज़ कट ऑफ, सर्कलाज ठीक आउट, इफ 27+6 इज़ आउट। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। और मैडम एक क्वेश्चन है, हाँ। वो जो रिसेंट पेपर का है कि एक पेशेंट पे है इज़नमेगर सिंड्रोम है और आप उसको परमानेंट ऑफर करना चाहते हैं ना कॉन्ट्रासेप्शन। हमारे पास अब कपल को उसने कहा हुआ है कि आप कपल को क्या ऑफर करोगे? हम कपल को तो वेजेक्टमी भी तो ऑफर कर ही सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल सिचुएशंस जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है, उसमें विज़ेक्टमी एथिकल इश्यूज़ में आती है। लाइक उसकी बीवी फ़ौत हो गई, अब वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक तो है, हम मतलब ये चीज़ें, हाँ, ये इस तरह नहीं इनको करना, पर अगेन गो आफ्टर बज़वर्ड्स। लेकिन मैडम ठीक आप है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैंने तो इसको इस तरह से लिया था कि पेशेंट को आइज़नमेगर सिंड्रोम है, हमने उसको सर्जरी की स्ट्रेस देनी नहीं है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि कपल को हम क्या ऑफर करेंगे? उसने ये नहीं पूछा कि हम पेशेंट को क्या ऑफर करेंगे। एज़ अ कपल के तौर पे तो हम वेजेक्टमी का उसका फेलियर रेट भी कम है, हम ये ऑफर कर सकते हैं। यस, यू कैन, यस, यस, एज़ अ कपल यू कैन ऑफर, अगर वो सूटेबल है, उनके पहले से भी 3-4 बच्चे हैं, ठीक है? व्हाई नॉट? हुँ, हुँ, ठीक है। ये जो रीसेंट पेपर है ना लेकिन उसी में पेशेंट के लिए वेजेक्टमी नहीं ही करनी, क्योंकि आइज़नमेंगर का मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? मैम मेरा अगर एज़नमेंगर है और उसमें हमें परमानेंट स्टेरिलाइजेशन चाहिए, ये भी एक एमसीक्यू था, तो हम उसमें बीटीएल भी तो नहीं कर सकते क्योंकि हम मैं एक उसको बात तुम्हें बताऊं, सर्जरी देयर इज अ वेरी गुड एल्गोरिथम बाय एफएसआरएच ऑन कार्डियक कॉन्ट्रासेप्शन। आपका सिलेबस ही यही है, तो जब भी कार्डियक आएगा तो दे विल नॉट ऐड कपल, टेक माय वर्ड्स, दे विल ऐड द पेशेंट एंड यस यू मैम, हैव तो टू अगर फॉलो दैट। पेशेंट में हम बीटीएल कर सकते हैं एज अ परमानेंट नो, नो, स्टेरिलाइजेशन? नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ठीक है? ठीक। और मैम बीटीएल का अगर जो फेलियर रेट है, उससे जी कहीं ज्यादा कम फेलियर रेट तो इम्प्लांट का है। जी बीटीएल से तो फिर भी सही, बच्चे पैदा करेगी, इम्प्लांट से तो नहीं लेकिन वो करेगी। परमानेंट उन्होंने वो वर्ड मेंशन किया हुआ था, परमानेंट तो स्टेरिलाइजेशन। तो आप खुद ही आ गए ना बज़वर्ड पे, तो फिर इम्प्लांट परमानेंट तो नहीं है, निकाल भी सकते हैं, देन इट इज बीटीएल। अब वो हमें फोर्स कर रहे हैं ना बीटीएल पे बज़वर्ड देख के। ठीक है मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, अगर तो HB 7 है और 7 है, मतलब 7 से कम होगा हमने तो डेफिनेटली ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। अगर 7 है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है या हम IV आयरन दे सकते मैं हैं? आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन लेके मैं आपको ये मसला खत्म कर रही हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, और फिर मैं अगेन मैं यही कहूंगी, मेरे आज के सेशन का मकसद ये नहीं था कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिस इज क्लोज नाउ, रिवीजन चेक्स करने हैं और परफॉर्म करना है। होएवर, ठीक है, अब मैं आपको फाइनल अपनी कीज दे देती हूँ, अगर आप स्टिल मैम विथ एक एनी मेरी भी लास्ट राइट इन द चैट बॉक्स, राइट? तो भाई देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करनी है? ठीक है, पल्लू से बांध लो अपने, राइट? जब पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मरने वाली है, वो बता रहे हैं रेस्ट पे भी रेस्टलेस है, ठीक है, नेहा 3 में है या 4 में है, आपने देना ब्लड। ठीक है, दूसरी इंडिकेशन ये है कि आपकी पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसको एनीमिया हो गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ओरल देते हैं, आईवी नहीं देते, या हम ब्लड देते हैं, वी हैव दीज टू चॉइसेस। एक बात ये याद रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो कह रहे हैं कि प्रीविया क्रीटा है, एचबी है इसका लाइक 8, एंड आपने प्रीविया क्रीटा कब करना है? लेट्स सपोज 37 एक हमने बनाया टाइम, और पेशेंट आपकी इस पे आप डिस्टेशन लेकर उन्होंने दे दी है, टाइम है इस पे आइवरिन लगा के बिल्डअप करने का। ठीक है, तो जब आपने इमरजेंसी बिल्डअप करना है एचबी, देन अगेन ब्लड है। ठीक है, अच्छा, आपने पेशेंट को थैलेसीमिया के लिए आपके पास आ गए, थैलेसीमिया वालों में क्या करते हैं आप फेरेटिन कराते हैं, फेरेटिन तो नॉर्मल है, दे सकते हैं आयरन? नहीं दे सकते, ना ओरल ना आईवी, ब्लड। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये जो गाइडलाइन बोलती है वो ये है कि जो सवेयर एनीमियाज है ना, लाइक जिनमें HB 7 से कम है, इसमें भी आप ब्लड लगाएं। अच्छा, ब्लड में क्या लगाना है? ब्लड में पैक्सेल लगाने हैं, ब्लड तो पूरा है। अगर पेशेंट को लाइक ब्लीडिंग भी हो रही है और एनीमिया भी डेवलप कर रही है, तो फिर हम लगाते हैं फ्रेश ब्लड, ताकि वॉल्यूम रिप्लेसमेंट भी हो, प्लाज्मा भी जाए, अदरवाइज पैक सेल्स। ठीक है, बाकी आप आ जाएं कि ओरल और आईवी वाला रोला, हमारी सारी सिलेबस हमने नाइस का फॉलो किया है, जीटीजी का फॉलो किया, एक्सेप्ट
एनीमिया। अभी एसओजीपी की ना 2 ही गाइडलाइंस हैं, 2 ही गाइडलाइन है, एक एनीमिया की आई है, एक डायबिटीज की आई है। लेकिन जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, उन्होंने डायबिटीज में जो ऑप्शंस दी हैं वो सॉल्व भी नाइस से होती हैं, वो सॉल्व भी नहीं हो रही एसओजीपी से। बट जो एनीमिया की कीज है ना, वो सॉल्व हो रही हैं आपकी एसओजीपी से। तो हमने यही कंसेंसस बनाया था कि जिन पे पाकिस्तान की अपनी गाइडलाइन है या अपना डाटा है, उस पे हम उसी को फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर गिविंग, हम कोई आरसीओ का एग्जाम तो नहीं दे रहे, हम सीपीएससी का दे रहे हैं। तो ये एनीमिया के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। चलो, अब any other question you can write in the chat box, then Dr. Satish के pearls of wisdom हम सुनते हैं। Yes. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर? एक्चुअली मेरे पास हेडफोन नहीं है यहाँ पे। I can understand, आपका प्रैक्टिस का टाइम है। अच्छा, बस ये कि बाकी सारा तो डॉक्टर हीरा ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। वही बात है कि पढ़ाने का टाइम तो खत्म हो गया है, तो मेन एम जो है इस सेशन का है, जो कि बहुत जरूरी था, वो बूस्टर सेशन ही है, जो इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुझे पता है सब घड़ियों की तरफ देख रहे होंगे कि कब ये बंद करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि सब डॉक्टर हीरा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया। इस तरह से कोई भी आपको पीक टाइम पे, एंड टाइम पे कोई भी इस तरह से ब्रीफ नहीं करता। जो इम्पोर्टेंट बात वही कि 7:30 बजे सो जाना है और अब मजीद री-डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। और जिस तरह ये फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 वाला क्वेश्चन है डॉक्टर हीरा, तो ये क्रैक और इनसाइट का क्वेश्चन है, और इसमें प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट कुछ भी नहीं मेंशन की हुई। उन्होंने जस्ट ये मेंशन किया कि टंग अल्सर है, व्हाट कैन बी द मोस्ट कॉमन कॉज। तो कॉज में ओवरऑल विटामिन बी12 डेफिशिएंसी भी है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी है। अगर वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसमें फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो फॉलिक एसिड होता है। जिस तरह मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में भी फॉलिक एसिड होता है, विटामिन बी12 बहुत ही रेयर होता है। Pregnancy is a buzzword. बिल्कुल, ये बज़वर्ड है, बस यही डिफरेंस होता है। आईएमएम का एग्जाम में और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक और अमेजिंगली, ये अगर ये प्रेगनेंसी को बज़वर्ड नहीं लेंगे ना, तो व्हाट दे आर गोइंग बिल्कुल टू मिस, मैं बताती हूँ, बिल्कुल दे विल बहुत मिस ओजीटीटी, क्योंकि प्रेगनेंसी का जी, ओजीटीटी डिफरेंट है, नॉन प्रेगनेंसी का डिफरेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल फंस ऐसे ही है। जाएंगे। इवन हाँ अगर ये बिल्कुल, प्रेगनेंसी को नहीं लेते ना, तो लो प्लेटलेट ये टीटीपी बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही ये है। मतलब ये उनको कि हेल्प नॉन नहीं पाएंगे। प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में बिल्कुल तो अभी जो मेरे पास वैसे ही जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोगों ने एग्जाम में भी ऐसे करना है। जैसे क्लिनिक में मेरे पास एक पेशेंट आई है और वो कहते हैं कि 170 180 तो नॉर्मल होता है, ठीक है, और शी इज 24 वीक्स प्रेग्नेंट, और उसके अटेंडेंट कहते हैं ये तो नॉर्मल होता है, तो मेरा भी इतना है। तो भाई उसकी प्रेगनेंसी को भी तो देखना है ना कि उसका 140 से कम होना चाहिए 2, और जो फास्टिंग है वो 100 से कम होना चाहिए। तो ये बहुत डिफरेंस होता है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। इस तरह हाइपरटेंशन में भी काफी डिफरेंस होता है। मतलब मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है, मेडिकेशन डिफरेंट होती है। तो ये सारा क्लिनिकल एग्जाम है, ये सारा यही आपके पेशेंट से उठा के वो दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बस बार बार एक क्वेश्चन को, जिस तरह डॉक्टर हीरा ने बताया कि 3-4 दफा एमसीक्यू को रीड करना है, और बस वर्ड को नहीं छोड़ना। जब आपने मतलब मोस्टली डॉक्टर हीरा क्या होता है, जब स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन में ये डिस्कस किया था और इसका ये आंसर फाइनल हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वही बात होती है कि कीवर्ड वो चेंज कर देते हैं। वैसे सैरिश, तुम्हारी हिम्मत है वैसे, लिटरली जितना पेशेंस से तुम कैंडिडेट्स के साथ लगती हो, और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आईएमएम का लेवल, अभी 2 साल ट्रेनिंग के हुए हैं, बुक्स इतनी अच्छी नहीं पढ़ी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और ऐसे बहुत ही कम होता है। कैंडिडेट होते हैं जो थ्योरी कोर्स से हमारे पास आते हैं। तो इतनी एफर्ट करना, बहुत बेसिक स्टेप वाइज पढ़ाना, और उस पेशेंट से पता बढ़ाना, वो आपको बड़ा इसका क्रेडिट जाता है। बिकॉज आई एम टीचिंग करेंटली, आई एम टीचिंग द एफसीपीएस1। वो इतने मैच्योर कैंडिडेट होते हैं, लेकिन इजीली पिक द बज़वर्ड एंड कोई आर्गुमेंट, कोई क्यूरी नहीं। मेरे पूरे बिल्कुल क्यूरी ग्रुप में क्यूरी नहीं होती, 2 घंटे का डिस्कशन ग्रुप होता है, क्यूरी कोई नहीं आती, because we understand well, because we are conducting live sessions, we are giving them the buzzwords and step wise approach. कोई क्यूरी ही बिल्कुल। नहीं होती। But heads off to you, लेकिन कितने ये कि अच्छे वो पेशेंट डॉक्टर हीरा मतलब ये कि अगर अभी इन बच्चों को ये कि इंशाल्लाह जब ये पेपर पास हो जाएगा तो जो एफसीपीएस का होगा तो इनके लिए दे विल बी ट्रेंड, मतलब कि इस तरीके से पढ़ना है। हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ये मतलब मेरे लिए बहुत ही, मैं इन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि देखें, मतलब डॉक्टर हीरा इज टीचर्स ऑफ टीचर्स। ये नहीं कि हम एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। द एम इज टू मोटिवेट यू ऑल, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल बी द नेक्स्ट टीचर। सारे यही मेंटोर्स होते हैं, और हमसे भी मिस्टेक्स हो जाते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर हमसे कोई चीज स्लिप ऑफ टंग हो गई है या हम भूल गए हैं, तो हम इसलिए रेफरेंसेस देते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में वो रेफरेंसेस, वो स्क्रीनशॉट रह जाता है। तो आप लोग जो हम साथ साथ रेफरेंसेस देते हैं, आई होप कि सबने उसको फॉलो किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा। तो ये चीजें अभी के लिए नहीं, बल्कि इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 के लिए भी आप एक ही गो में आप लोग इंशाल्लाह हो जाओगे। दूसरा
डॉक्टर हीरा की इंपॉर्टेंट बात थी कि जिस तरह ये आप लोग के दरमियान में जो ब्रेक होती है ना, उसमें आपने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने ये रीड के लोगों से, ठीक है? क्योंकि उसमें इंसान बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता है पेपर 2 के लिए। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही हैं, और बिल्कुल डिस्कस नहीं दूसरा ये करना। कि एक मिनट शायद, एक मिनट। दूसरा ये कि अपने साथ जो है ना 2 पैराडोल की टैबलेट्स लेके जानी है, ठीक है? सर में दर्द हो या ना हो, एक पेपर के बाद वो लाजमी लेनी है पैराडोल, और कॉफी लाजमी या चाय वगैरह तो कुछ ना कुछ होती है, वो लाजमी लेना है। वॉशरूम से हो कहना है, और नमाज पढ़नी है, दुआएं करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है, और इर्द गिर्द लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में रिपीट हो जाता है, तो आप लोगों की जो सही चीज होगी वो आप दूसरे पेपर में गलत कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और वही डॉक्टर हीरा वाली बात के जो आपको क्वेश्चन शुरू में तंग कर रहे हैं, क्वेश्चन के उस पर टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको एंड के लिए छोड़ो। एंड के लिए आप 30 मिनट्स अपना रखो लाजमी, कि ये मैंने मिसिंग क्वेश्चंस करने हैं। और बस चलिए, बाकी थैंक सारा यू डॉक्टर हीरा ने डिस्कस कर वैसे लिया। मेडिसिन के बारे में इनको दोबारा बता दूं मैं, वी डू जी जी नॉट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, एनी काइंड ऑफ। आप नेचुरल तरीकों से अपने आप को, अपनी स्ट्रेस को जो है कोप अप करें, मेडिकेट करें, बिलीव ऑन हिम। जितनी एफर्ट आपने की है वो जरूर आपके काम आएगी, ठीक है? और अगर वो जो लास्ट रिजोर्ट होता है ना, वो जो एक्सक्लूजन की होती है, वो उसके लिए मैं बता दूं, अगर नींद नहीं आती, इन दैट केस 2 ऑप्शंस हैं, या तो पूरी रात जागो, या आप तुम लोगों को 2:30 आपका दोपहर को एग्जाम है, तब तक आप सो ही नहीं पा रहे, तो इससे तो बहुत बेहतर है टेक सम स्लीप इंड्यूसिंग पिल, ठीक है? कोई ले लें बेंजोडियाजेपिन। हाँ, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि यू कैन हैव स्लाइटली हैंगओवर, लेकिन वो हैंगओवर वाले वो पेशेंट वो होते हैं बच्चे जो हैबिचुअल होते हैं, तो एक पिल से कुछ नहीं होने वाला। अगर उससे आपने सोना ही नहीं है और दूसरी ऑप्शन ये है कि यार सो जाओ, तो सोना तो बड़ी बात है। जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है ना, बट फिर भी देनी है, तो ये उस कैंडिडेट के लिए मैं बता रही हूँ कि वो ले ऑनसेट ऑफ स्लीप के लिए बेंजो, जिसको इतनी स्ट्रेस होती है कि वो नहीं सो पाता। बिलीव मी, मैं वही कैंडिडेट हूँ, मुझे लेनी पड़ती है। मुझे नहीं आती नींद, तो मैं लेती हूँ। फिर मैं क्या करूँ फिर? इससे तो बेहतर है मैं जागने से तो बेहतर है। तो बहुत स्ट्रेस होती है, आप जैसे आप लोगों को होती है वैसे ही हमें भी होती थी। आज मुझे कोई नया एग्जाम देना पड़ जाए, मुझे फिर भी होगी, तो दिस इज नेचुरल थिंग। अच्छे बच्चे वो हैं जो इसको नेचुरल तरीकों से कोप अप करते हैं, लेकिन फिर भी हेल्प इज अवेलेबल। सुबह पेनाडोल लेके जाइएगा, पेनाडोल तो मस्ट है, स्ट्रेस वो बड़ा फटीकनेस हो जाती है, तो 2 संभाल के रखें पेपर 2 के लिए, और 2 खा के चले जाओ, ठीक है? और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनको ना बड़ी पैल्पिटेशन होती है, मुझे भी होती थी। कुछ मेरे जो एमबीबीएस के प्रॉफ्स थे वो तो मैंने ऐसे गुजारे और बड़ा बड़ा खबर हुई, बट फिर समवन टोल्ड मी कि ले लो यार बेटा ब्लॉकर, अब इतना जलील क्या होना। क्योंकि पता है क्या करते हो तुम लोग, वो बहुत ज्यादा कॉफी ले लेते हो और चाय पी लेते हो, उससे हो जाता है टैकीकार्डिया और एंजाइटी, तो फिर उस पैल्पिटेशन में नहीं समझ आती, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन इंडराल ले लें 10 mg, ठीक है? चलो, ऑल दी बेस्ट एवरीवन, गुड लक, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपके अच्छे अच्छे फीडबैक के साथ। देखो मेरी बात सुनो, ब्रो अगर टर्म का ब्रो है ना और वो फुल्ली हो गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सही है, एवरीथिंग इज ओके, नहीं रोटेट हुई, तो अब क्या करना है? सीपीटी थोड़ी ना कराना, उसको निकालो, सेक्शन करो, ठीक है? बट ब्रो अभी 5-6 सेंटीमीटर है, उस पर टाइम दो। 2 ही ऑप्शन है ना, या तो फेस बच जाएगा, फेस मेंटो इंटीरियर डिलीवर हो जाता है, अच्छी बात है, बच गई सेक्शन से। अभी थोड़ी ना करना फर्स्ट स्टेज में उसके पीछे पड़ जाओ सेक्शन करना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, तुम लोग जो है ना बस इंसान बन जाओ। मैंने बोला ना परफॉर्मेंस टाइम है, अब ये सारी चीजें फ्लैश कार्ड्स में लिखी हुई हैं, पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन, हर्पीस का क्या करना है? हर्पीस का मेरी बात, हर्पीस जो है ना प्राइमरी हर्पीस, ना कि सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी हर्पीस चेंज करती है मोड ऑफ डिलीवरी, और वो जो वेरिसिला वाली हर्पीस है ना, चिकन पॉक्स वाली, वो क्या करती है? वो चेंज करती है टाइम ऑफ डिलीवरी। दोनों में है डिफरेंस, टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है? अच्छा, जो मोड ऑफ डिलीवरी चेंज करेगी ना प्राइमरी हर्पीस, वो तब करेगी जब पेशेंट को हुई है वो 3rd ट्राइमेस्टर में, मतलब 28 वीक के बाद, तो फिर आपने सेक्शन करना है इलेक्टिव 39 पे, ठीक है? नहीं, 39 से पहले ही लीकिंग हो गई, 34 के बाद और 39 से पहले, अब क्या करना है? लेके थोड़ी ना बैठना, इसका भी सेक्शन है, नो इट इज इमरजेंसी सेक्शन। 34 वीक के बाद लीकिंग होती है, और प्राइमरी हर्पीस है,
ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको हुई है, देन यू विल डू सिजेरियन सेक्शन। अब वो कहेंगे लेकिन 4 घंटे की होगी, इस पे नहीं जाना, बिकॉज बैच गाइडलाइन से 6 घंटे की है, 10 घंटे की है, फिर भी सिजेरियन सेक्शन से जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, अब किसी पेशेंट को बिफोर 28 वीक हुई है फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में प्राइमरी हर्पीस, तो उसमें नहीं सेक्शन करना, उसमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। ठीक है, यस। बट अगर प्राइमरी हर्पीस 28 के बाद हुआ है और पेशेंट को ना लीकिंग है ना प्रॉम है, नथिंग, फिर 39 पे इलेक्टिव करें। ठीक है, अब एक पेशेंट है जो प्राइमरी हर्पीस के साथ आपके पास आ गई है 39 पे, अब भाई इसको एसाइक्लोविर दोगे या सेक्शन करोगे? व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट? सेक्शन करो। सीएस एसाइक्लोविर इज स्पोर्टिव, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हर्पीस की, दिस इज सेक्शन। जैसे मैंने बोला अभी मोल में, मोलर प्रेगनेंसी में आपने बोला कि कंप्लीट मोल है, क्या करना है? सेक्शन एवैक्यूएशन, दिस इज अ प्राइमरी की। अब सवेर अब्रप्शन है, डिलीवर करें इमीडिएटली, दिस इज अ प्राइमरी की। कोरियमनाइटिस है, डिलीवर करें, दिस इज अ प्राइमरी की। डू नॉट गो आफ्टर एंटीबायोटिक्स एंड एनीमिया करेक्शन। ठीक है, मेरा जो इन्फेक्शन का सेशन है ना वो दैट इज टोटली फ्री। जो मेरे कोर्स कैंडिडेट नहीं भी हैं वो भी सुन लें प्लीज, अटेंड कर लो उसको, और फिर कल मुझे दवाएं दो। ओके, चलें। स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन रुबेला में होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन रुबेला में होती है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राइमरी रुबेला आपको प्रूव हो गया, मतलब आईजीएम आ गया, आईजीएम आपको आ गया ना 8 वीक्स पे 9 वीक्स पे। ठीक है, दिस इज प्राइमरी, डॉक्यूमेंटेड प्राइमरी इन्फेक्शन है रुबेला का। तो बस उसको आपने काउंसिल करना है फॉर टर्मिनेशन। काउंसिल होती है तो कर दें, ये नहीं करना जबरदस्ती बस आ जाओ तो मैं तो बस डाल देते हैं जेल में। ठीक है, तो काउंसलिंग पहले की है, फिर टर्मिनेशन यू नो एक प्राइमरी की है कि बट यू आर काउंसलिंग फॉर टर्मिनेशन। बाकी सब में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन नहीं करनी। हाँ, सिफिलिस में कर सकते हैं। अब सिफिलिस कौन से वाला सिफिलिस? प्राइमरी सिफिलिस प्रूवन होगा। ठीक है, प्राइमरी सिफिलिस प्रूवन सिफिलिस आपको देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो ट्रीट नहीं हुई, शी हैज नॉट टेकन पेनिसिलिन, देन 90 to 100% इसका एमटीसीटी है, बच्चा भी खराब नहीं होगा तो आफ्टर बर्थ होगा। तो हेयर यू कैन आल्सो आफ्टर टर्मिनेशन। ठीक है, चलो ओके। 24/6 से क्या मुराद है? वैसे ये लफ्ज मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने 24/7 सुना है कि 7 वीक्स 24 आवर्स। हाँ, आपने जो पढ़ा होगा ना वो पढ़ा होगा 40 के साथ, लाइक मैं कहूँ ना 20/40, तो इसका मतलब ये है कि 40 टोटल वीक्स हैं और अब वो 20 वीक्स पे है। तो इसको अक्सर टेक्स्ट बुक में 20/40 34/40 लिख देते हैं, तो इट्स मीन टोटल वीक्स 40 हो तो शी इज नो एट 35 वीक्स। ठीक है, एब्रप्शन फोलिक एसिड, ये तो पार्ट 1 का क्वेश्चन है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।